Yes, students. What I wrote on the board, this is a topic from your first chapter, that is nature of management. When we talk about the nature of management, we have three categories which we discuss under it. So I am taking the first part from it as an art. जब कभी भी आपने ये डिस्क्राइब करना है कि मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं, तो आपकी सोसाइटी में आपके आसपास जो आर्टिस्टिक स्किल्स हैं उसको पोजेस करने वाले बंदे आपको दिखते हैं, आपने उनके कुछ फीचर्स माइंड में लेके आने हैं और उसे मैनेजमेंट के साथ रिलेट करने की कोशिश करनी है. सो आई टेक एन एग्जांपल ऑफ म्यूजिशियन, आई टेक एन एग्जांपल ऑफ मैजिशियन और अ पेंटर. ये तीनों इनके आर्ट हैं और इन तीनों को हम आर्टिस्ट ही कहते हैं ना. क्या मेरा मैनेजर भी आर्टिस्ट है? क्या कुछ ऐसे फीचर्स इन आर्ट्स में हैं जो मेरी मैनेजमेंट में भी पाए जाते हैं? इन सारे आर्ट्स को समझने के लिए दे नीड टू रीड इन थ्योरी. आई ऑलवेज कोट द एग्जांपल ऑफ म्यूजिक. इन थ्योरी दे लर्न अबाउट 7 ragas, they do the practice of that ragas, then only they are being named as good musicians. And every musician is different from other one. So this is what we call personalized skill. ये नहीं है जैसा म्यूजिशियन ए है वैसा ही हमारा म्यूजिशियन बी है. म्यूजिशियन ए कुछ और तरह के कोर्स बनाता है और मिस्टर बी जो है वो अपने स्टाइल में गाते हैं या म्यूजिक को कंपोज करते हैं. तो सेम इज गोइंग टू बी विद द मैनेजर. Every manager is having his or her own personalized skill. Every manager is there to apply his or her mind to solve the daily problems. So they use their own creativity. While composing the music, these musicians, they use their own creativity. And same is going to happen with my manager. तो आर्ट की 3 या 4 फीचर्स ऐसे हैं जो मैनेजमेंट में भी देखे जा सकते हैं. And that features he is writing in your book. फर्स्ट है थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज. मैनेजमेंट की थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज है. अगर म्यूजिक के 7 रागास हैं तो मेरे मैनेजमेंट के भी तो 14 प्रिंसिपल्स हैं. उन 14 प्रिंसिपल्स को मेरे मैनेजर स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं और फिर जो वो एक्चुअल में मैनेजर बन जाते हैं तो उसे अप्लाई करते हैं सिचुएशंस में, है कि नहीं? तो अगर हर आर्ट का थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज है तो मैनेजमेंट का भी थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज है. तो पहला फीचर जो आर्ट का है वो हमारी मैनेजमेंट पे भी अप्लाई होता है. विद दिस रिगार्ड वी कंक्लूड यस मैनेजमेंट इज एन आर्ट. देन आई कोटेड द एग्जांपल पर्सनलाइज्ड स्किल्स एंड क्रिएटिविटी. एवरी म्यूजिशियन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वन. एवरी म्यूजिशियन यूजेस हिज और हर ओन क्रिएटिविटी. विल यू अप्लाई दिस फीचर टू मैनेजमेंट आल्सो? एवरी मैनेजर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर. एवरी मैनेजर्स स्टाइल ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट. कोई मैनेजर क्या है? ऑटोक्रेटिक है, मतलब अपनी बॉसशिप को झाड़ते हैं और सारा कंट्रोल अपने पास रखते हैं. और कई क्या है? डेमोक्रेटिक हैं, अपने एम्प्लॉयज को पहले कॉन्फिडेंस में लेते हैं और फिर फाइनल डिसीजन लेते हैं. तो देयर स्टाइल ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट. सेम इज गोइंग टू बी विद द आर्टिस्ट. हर आर्टिस्ट का काम करने का अपना तरीका है, अपना ढंग है. तो आपको नहीं लगता सेकेंड वाला फीचर भी जो आर्ट का है वो हमारे किस पे अप्लाई होता है? मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है. सो विद दिस रिगार्ड वी कंक्लूड यस मैनेजमेंट इज एन आर्ट. देन मैंने पर्सनलाइज स्किल और क्रिएटिविटी को इकट्ठा कर दिया. आपकी बुक में उसने क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस को अलग अलग किया. बेस्ड ऑन रेगुलर प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. ये जो म्यूजिशियन है डेली प्रैक्टिस करेगा तभी तो एक्सपर्ट बनेगा. ये जो मैजिशियन है डेली मैजिक स्किल की प्रैक्टिस करेगा तभी तो अपनी परफॉर्मेंस दे पाएगा ऑडियंस के सामने. ये जो पेंटर है इसकी भी कला निखरती रहेगी जितनी वो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा. जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. So daily practice makes a person good artist. So same feature can you apply on management also? Can you apply on manager also? Yes. My manager is also daily coping with so many situations. Daily so many problems employees bring to him. And that problems he solve. He applies his mind. वो अपने हर employee की problem का solution उसके पास होता है. कई बार उसे ज्यादा टाइम लग जाता है सुलझाने में, कई बार वो थोड़े समय में क्या कर लेता है? उसे सॉल्व कर लेता है. सो दिस इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन बोलो डेली प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. सो तीनों के तीनों फीचर जो मेरे आर्ट के हैं वो मेरी मैनेजमेंट पे अप्लाई होते हैं. सो आउटराइटली वी कैन से यस मैनेजमेंट इज एन आर्ट. तीनों फीचर क्लियर है? एनी डाउट अबाउट द वर्डिंग? बुक में से कोई लाइन ना समझ लगी हो? तीनों में जो बुक में लिखा है मैंने उसी ढंग से एक्सप्लेन किया है. चलिए अब साइंस की तरफ. साइंस क्या है? अकॉर्डिंग टू यू साइंस क्या है? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें हमेशा लॉजिक काम करता है.
क्या मैनेजमेंट में भी लॉजिक काम करता है? न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ ये कहता है किसी भी चीज को ऊपर उछालोगे वो दोबारा नीचे ही आनी है ना? तो मेरा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल भी तो यही कहता है, अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करोगे तो मेरे वर्कर्स एफिशिएंट होंगे, अगर नहीं फॉलो करोगे तो दे विल बिकम इनएफिशिएंट और दे विल लीव योर ऑर्गेनाइजेशन। यस, ही इज वेरी मच राइट। साइंस के प्रिंसिपल्स को हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन मेरी मैनेजमेंट के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो ये फीचर आधा अधूरा मेरा मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है और नहीं भी। साइंस के जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। साइंस का हर रूल, हर एक्सपेरिमेंट आप जापान में कर लो, आप अमेरिका में कर लो, आप इंडिया में कर लो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। तो मैनेजमेंट में भी तो ऐसा ही है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आल्सो हैव द यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, लाइक डिवीजन ऑफ वर्क। हर जगह प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन अप्लाई तो होता है। क्या वर्कर्स को काम उनके सीनियर ब्लाइंडली डिवाइड कर देते हैं? कैन यू मेक अ पर्सन फाइनेंशियल मैनेजर हु डिड हिज मास्टर डिग्री इन मार्केटिंग? नो, he is to be made what? Marketing manager. And the person who did his degree in finance, उसे फाइनेंशियल मैनेजर बनाना है भाई। तो हर जगह डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, लाइक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप साइंस में होता है भाई। क्या मतलब है कॉज एंड इफेक्ट का? H2O कॉज है, हाइड्रोजन के 2 यूनिट्स, ऑक्सीजन का 1 यूनिट विल ऑलवेज लीड टू वाटर। ऑक्सीजन के 2 यूनिट डाल दूं, हाइड्रोजन का 1 यूनिट डाल दूं, पता ही नहीं क्या बन जाएगा, ठीक है, या कुछ बर्स्ट हो जाएगा। मींस ये कॉज है तो ये इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, मींस लॉजिक के साथ चलेंगे तो रिजल्ट डेड श्योर है, जो मेरे इन्वेंटर ने कभी बताया था वैसा ही निकलेगा। कॉज एंड इफेक्ट को ये कहते हैं। क्या मैनेजमेंट में भी कॉज एंड इफेक्ट है? बिल्कुल है। अगर आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को होल हार्टेडली फॉलो करोगे तो जो फ्योल ने बोला था या टेलर ने बोला था वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। इफ you are not eliminating your superfluous activities, you are not following the technique of simplification, will you be able to earn the profit for the long run? No, क्योंकि आप वो एक्टिविटी साथ में लेके जा रहे हो जो डिमांड में ही नहीं है। लाइक मैंने उस दिन भी एग्जांपल दी थी, 5.5 नंबर का जूता बनाना, ठीक है, 5.25 नंबर का शू बनाना, डिमांड में ही नहीं है। यहाँ तो 5 नंबर बिकता है, 6 बिकता है, 7 बिकता है, ऐसे राउंड में बिकते हैं। ऐसे जो मिडल वाले साइजेस हैं वो थोड़ा ना सेल में होते हैं। You are getting me? So if you are following the techniques or the principles given by Fewell and Taylor with regard to your management, then definitely in my management also cause and effect relationship is there. But when I talk about science like physics, bio or chemistry, they are pure sciences, because their laws can be tested in laboratories. But management is being called impure science, or it is being called social science, because most of the principles of management are applicable on human beings whose behavior I can't predict well, because every human being has dual personality. Externally he or she seems to be happy, but internally उसके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है या वो डिस्टर्ब होता है फैमिली बैकग्राउंड को लेके। तो हम समझ नहीं पाते उनके बिहेवियर को, और मैक्सिमम प्रिंसिपल्स मेरे ह्यूमन पे ही अप्लाई होते हैं, सो इट कांट बी टेस्टेड इन लेबोरेटरी, ठीक है। और मेरे मैनेजर के पास डेली ऐसे एम्प्लॉइज आते हैं, कोई बहुत अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड का जिसके लिए पैसा मोटिवेटर ही नहीं, मतलब उसे आप पैसे का लालच देके कभी भी मोटिवेट नहीं कर सकते, आपको उसे कोई पोजीशन देनी पड़ेगी, बिकॉज ही वांट्स अ डेजिग्नेशन टू बी मोटिवेटेड। और कई एम्प्लॉय ऐसे हैं जो गरीब फैमिली से आते हैं, आप उनको ये बोल दोगे आपको डबल सैलरी दी जाएगी अगर आज आप ओवर टाइम करके जाओगे, बिकॉज मनी इज अ ग्रेट मोटिवेटर टू देम। सो एवरी टाइम आई नीड टू चेंज माई स्ट्रेटजीज, एवरी टाइम आई नीड टू चेंज माई प्लान्स, because that vary from person to person, because all of the principles of management are going to be applied on human beings, and it is very difficult to understand the behavior exactly of human beings. In that way we will be calling it science, but we will be concluding it that it is not a pure science like my physics and chemistry, ठीक है, it is to be called as social science or impure science. Are you agreeing? अब बुक में जो फीचर्स लिखे हैं साइंस के, that I will be relating. First, systematized body of knowledge.
सिस्टमेटाइज का मतलब मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि लॉजिकल है। साइंस का हर प्रिंसिपल, साइंस का हर फंडा लॉजिकल है। मींस हर कॉज के पीछे कुछ इफेक्ट है और इफेक्ट के पीछे कोई ना कोई कॉज है। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है? क्या मैनेजमेंट भी साइंस सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है? हाउ कम? बिकॉज मैनेजमेंट डू हैव इट्स ओन प्रिंसिपल। जैसे साइंस के अपने लॉस हैं तो मैनेजमेंट के अपने प्रिंसिपल्स हैं भाई। प्रिंसिपल्स को आप लॉ भी कह सकते हो, ठीक है? तो इन दिस रिगार्ड मैनेजमेंट इज आल्सो नेम्ड एज साइंस। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस के सारे प्रिंसिपल के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है, बार बार उसको लैब में टेस्ट किया गया है, उसकी रीडिंग को रिकॉर्ड किया गया है, बार बार सेम रिजल्ट मिला है, इसलिए उस इन्वेंटर ने और साइंटिस्ट ने उसे रूल बना दिया। हमारे मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स ने भी तो इन चीजों को ऑब्जर्व किया है, एक्सपेरिमेंट नहीं किया। अगर मैं फ्यूल की बात करूं तो ड्यूरिंग हिज लाइफ ही वर्कड हिमसेल्फ एज अ मैनेजर। तो एज अ मैनेजर उसने बहुत सारे एम्प्लॉयज के साथ डील किया, डेली उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद उसे क्या क्या रिजल्ट देखने को मिले उसकी उसने ऑब्जर्वेशन लिखी और उसने उसको क्या दे दिया, प्रिंसिपल का नाम दे दिया। लेकिन ये जो फीचर है साइंस का, ये पूरी तरह से मैनेजमेंट पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ये लैब्स में साइंस की तरह टेस्ट नहीं हो सकते, इसलिए कुछ हद तक ये फीचर साइंस का मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है, पर 100% नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस का हर फंडा, हर लॉ क्या है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मींस दैट कैन बी अप्लाइड, दैट कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एंड इट इज गोइंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट। ठीक है, मैनेजमेंट के भी तो सारे प्रिंसिपल सेम ही रिजल्ट देंगे, चाहे आप वो बैंक में अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप किसी सोल प्रोप्राइटरशिप में अप्लाई कर रहे हो, चाहे पार्टनरशिप में अप्लाई कर रहे हो, एवरीवेयर यू विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट। कैन यू कोट एनी एग्जांपल फ्रॉम योर साइड ऑफ एनी ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल व्हिच इज गोइंग टू गिव द सेम रिजल्ट irrespective of the type of the organization? Division of work मैंने अभी बताया, so division of work is applicable in my school also, division of work is being applicable in a civil hospital also। जो डॉक्टर जिसमें स्पेशलिस्ट है उसे वही एरिया ऑफ फील्ड दिया है ना, एरिया और फील्ड उसे वही दिया है। who did his master or you can say doctorate in child specialization, so he is being made the in charge of children ward, am I right? जो न्यूरो सर्जन है वो न्यूरो के केसेस के साथ ही क्या करेगा, डील करेगा। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट है क्योंकि उसकी डिग्री ही उसमें है, सो ही इज बीइंग मेड इन चार्ज ऑफ दैट फील्ड। सो हर जगह, चाहे वो मेडिसिन का फील्ड है, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है लाइक योर कंपनी, वी आर फॉलोइंग डिवीजन ऑफ वर्क। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है ना इसकी भी, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी साइंस की तरह हर जगह अप्लाई होते हैं भाई। इज अमेरिका नॉट अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन देयर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? यस, इट इज अप्लाइंग। तो फ्यूल के प्रिंसिपल्स ने कोई बाउंड्री थोड़ी ना सेट करी है, इंडिया में अप्लाई होने हैं या अमेरिका में होने हैं। इंडिया में नहीं हो सकते, इंडिया में होने हैं तो अमेरिका में नहीं हो सकते, जापान में नहीं हो सकते। एवरीवेयर हिज प्रिंसिपल्स आर गोइंग टू बी अप्लाइड एंड दे आर गेटिंग द फ्रूटफुल रिजल्ट। सो इन दिस रिगार्ड वी कंक्लूड यस, मैनेजमेंट इज साइंस। सिर्फ कौन सा प्रिंसिपल पूरी तरह से अप्लाई नहीं होता, कौन सा फीचर पूरी तरह से अप्लाई नहीं होता? एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि मैनेजमेंट के फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स करना लैब में हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। बाकी सारे फीचर साइंस के किस पे अप्लाई होते हैं? मैनेजमेंट पे अप्लाई होते हैं, इसलिए हम मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं। डन? एनी अदर डाउट रिगार्डिंग इट? साइंस डन? ओके। एज अ प्रोफेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन? छोटी क्लासेस में आपको प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस में डिफरेंस करवाया हुआ है, और ये वाला डिफरेंस आपने +1 के फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज में भी किया। बिजनेस, प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन में कोई डिफरेंस है? और कैन यू डिफाइन प्रोफेशन? ओके, इफ आई विल डिफाइन इट, लिसन टू मी, it is a sort of occupation for which some specialized degree or diploma is required or specialized knowledge is required. Will you agree? Can I become a commerce teacher if I did my education till 10th class? No. It means that in order to enter in the teaching profession of commerce, I need to do my graduation as well as post graduation in commerce field. Am I right? तो क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, तो हम पहले प्रोफेशन के कुछ फीचर्स देखेंगे, फिर उन फीचर्स को देखेंगे क्या वो मैनेजमेंट पे अप्लाई होते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आपकी बुक में जो फीचर्स लिखे हैं दैट आई एम गोइंग टू रीड।
अगर वो मोहित सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस है तो प्रोफेशन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्यों वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है? इफ आई एम टेकिंग साइंस एज माय प्रोफेशन, ठीक है, मेडिकल फील्ड में मेरे को अपना प्रोफेशन अडॉप्ट करना है, देन आई हैव टू रीड द करिकुलम रिलेटेड टू दैट। मेरे को साइंस का सिलेबस करना होगा, साइंस का ही मेरे को एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, उसी के सब्जेक्ट्स मेरे को क्लासरूम में, स्कूलिंग में और कॉलेज टाइम में पढ़ने होंगे। एम आई राइट? ठीक है, तो अगर आपने मैनेजमेंट को ऐसा प्रोफेशन बनाना है तो आपको मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने होंगे कि नहीं? तो आपको नहीं लगता प्रोफेशन का जो पहला फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज वो मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है? क्यों? क्योंकि जो बच्चे बीबीए करते हैं, जो बच्चे +2 कॉमर्स करते हैं, वही बीबीए कर सकते हैं, ठीक है, और जिन्होंने कॉमर्स में डिग्री कर ली है वही एमबीए के लिए मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जबकि इंजीनियरिंग पास बंदा भी एमबीए कर सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन मैंने बोला मोस्ट एलिजिबल बिकॉज वी आर फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ कॉमर्स। सो वेल डिफाइंड ऑफ बॉडी मतलब स्कूलिंग के टाइम पे भी आपने मैनेजमेंट को पढ़ा, मैनेजमेंट इज योर सब्जेक्ट, और आप कॉलेज में जाके भी मैनेजमेंट को पढ़ेंगे तो वेल डिफाइंड ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज तो है ना, इसके ऊपर अपनी बुक्स हैं, इसके लिटरेचर है, ठीक है, यू रीड इट इन द फॉर्म ऑफ योर सिलेबस। तो जिस तरह से साइंस का सिलेबस है, वेल डिफाइंड बॉडी है साइंस की, उसी तरह से मैनेजमेंट का भी अलग से सिलेबस है, इसके ऊपर बुक्स हैं, इसके ऊपर थीसिस लिखे गए हैं, इसके ऊपर लिटरेचर है। तो ये फीचर जो आपका प्रोफेशन का है, हर प्रोफेशन का अपना वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। आप किसी भी प्रोफेशन की एग्जांपल ले, लॉ की एग्जांपल ले लो, सो इन देयर स्कूलिंग, इन देयर कॉलेज, चलो स्कूलिंग तो कॉमर्स का बच्चा भी कर सकता है, +2 जिसने कॉमर्स में करी है, आर्ट वाला बच्चा भी आगे जाके लॉ ले सकता है, लेकिन वंस यू एंटर इनटू योर प्रोफेशनल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यू आर गोइंग टू रीड द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू लॉ। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है व्हेन यू आर अडॉप्टिंग लॉ एज योर प्रोफेशन, गेटिंग इट? तो मैनेजमेंट में भी तो आप मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट ही पढ़ते हो, तो उसमें भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। पहला फीचर प्रोफेशन का मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? सेकेंड फीचर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। लॉ में ऐसे एडमिशन थोड़ी ना मिलती है, देयर इज अ नेशनल लेवल बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट। मेडिसिन में के फील्ड में, मतलब साइंस के फील्ड में, जिसने डॉक्टरी करनी है, एमबीबीएस करनी है, ऐसे थोड़ी ना एडमिशन मिलती है, नेशनल बेस्ड एक नीट का टेस्ट है, जेईई का टेस्ट है। अगर आपने क्या करना है, इंजीनियरिंग करनी है, तो मैनेजमेंट में भी तो है, मैनेजमेंट में भी तो हमारा टेस्ट है, वो टेस्ट आप पास करोगे तभी तो मैनेजमेंट को ऐसा प्रोफेशन क्या करोगे, अडॉप्ट करोगे। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है भाई, एक अनपढ़ बंदा मैनेजर नहीं बनता, वो पुराने जमाने की बात है, आज से 40-50 साल पहले, व्हेन यू आर जस्ट मैट्रिक पास और आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर रहे थे, तब एजुकेशन और क्वालिफिकेशन वाज नेवर अ क्राइटेरिया, बट नाउ द सीन हैज बीन चेंज्ड। बन सकता है, पॉलिटिक्स की बात कर ही नहीं रहे, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, पॉलिटिक्स आपने छोटी क्लासेस में सिविक्स में क्वालिफिकेशन पढ़ी होगी, तो फिर उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट में आई एम टॉकिंग अबाउट द मैनेजरशिप, ठीक है। आप किसी भी रेप्यूटेड कंपनी की एग्जांपल ले लो, इन्फोसिस का अगर सीईओ है या उसका कोई चेयरपर्सन है, ही विल डेफिनेटली बी हैविंग अ डिग्री, और आज के जमाने में, और वो रिक्रूटमेंट आज से 10-15 साल पहले हुई है, मैं ये भी साथ में कहती हूँ, क्योंकि 10-15 सालों में ही ये चेंज हुआ है कि मैनेजमेंट को लोगों ने प्रोफेशन की तरह अडॉप्ट करना शुरू किया है। और मैं फिर भी लास्ट में हमेशा लाइन बोलती हूँ, स्टिल द पीपल आर नॉट अवेयर, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी स्टेज, मतलब बिगिनिंग स्टेज पे है। अगर मैं टोटल पॉपुलेशन की बात करूं तो अभी भी 50-55% लोगों को एहसास हुआ है कि यस, मैनेजमेंट में भी करियर है, मैनेजमेंट को भी एज अ प्रोफेशन हम अडॉप्ट कर सकते हैं, स्टिल अनअवेयरनेस इज देयर। एम आई राइट? तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, विल यू एग्री? क्योंकि इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो एंट्रेंस टेस्ट आप क्लियर करो। कौन सा एंट्रेंस टेस्ट है? आईआईएम एडमिशन लेने के लिए क्लैट का, और कौन सा है? आईआईएम अमृतसर में भी है, ठीक है। तो वहां से अगर आप एमबीए करते हैं तो डेफिनेटली एक ब्रांड नेम आपके साथ अटैच होता है, जैसे आईआईटी है इंजीनियर्स के लिए, उसी तरह से हमारे लिए क्या है, और मेडिसिन वालों के लिए एम्स में एडमिशन लेना, ठीक है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ रेपुटेशन। तो अगर आपने एमबीए करनी है और कॉमर्स के फील्ड में आपने आगे जाना है, तो यू विल बी गोइंग फॉर दिस, एंड फॉर दिस वी हैव द नेशनल लेवल टेस्ट। सो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला फीचर हमारा यहाँ पे भी अप्लाई होता है। आपकी बुक में जो उसने एग्जांपल दिया सीए की,
इफ यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे कॉमर्स का फील्ड है, तो ICICI, जो भी आपका, मैं गलत बोल रही हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है जी। सो इट इज गोइंग टू कंडक्ट योर टेस्ट, प्रिलिमिनरी लेवल टेस्ट आपका होगा, फिर आगे आपकी जो आपको डिग्री और सर्टिफिकेशन मिलनी है, उसके बाद आपके 8 पेपर्स है अलग अलग तरह के, दैट यू विल बी अपियरिंग फॉर। सो दिस इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। सो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री तो हो गई ना, क्योंकि इसके भी साइंस की तरह, इंजीनियरिंग की तरह क्या है, टेस्ट होते हैं, इसलिए ये फीचर भी हमारा मैनेजमेंट पे क्या होता है, अप्लाई होता है। आप MBA की एग्जांपल ले सकते हो। प्रोफेशनल एसोसिएशन, मेरे इंडिया में प्रैक्टिस करने वाले हर डॉक्टर के लिए जरूरी है कि वो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का मेंबर हो। मेरे इंडिया में प्रैक्टिस करने वाले हर एडवोकेट के लिए जरूरी है कि वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का मेंबर हो, ठीक है, बार काउंसिल का मेंबर हो। लेकिन अभी भी मेरे हर MBA पास बंदे के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन की मेंबरशिप लेना कंपलसरी नहीं है, बट दे मे टेक। So with this regard, this feature is partly applicable to management, but not wholly, because it is not compulsory. ठीक है, उन दोनों फील्ड्स में आपका उन एसोसिएशंस का मेंबर होना जरूरी है, लेकिन मैनेजमेंट के फील्ड में यू मे टेक द मेंबरशिप। और हमारे इंडिया में इससे रिलेटेड मेंबरशिप की जो एसोसिएशंस है, दैट कैन बी कॉमर्स रिलेटेड एंड एसोसिएशंस लाइक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोई ऑर्गेनाइजेशन खोली है तो आप उसकी मेंबरशिप ले सकते हो, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। सो पार्टली इट इज एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट, इन दैट रिगार्ड वी कैन कॉल यस, नॉट फुली इट इज अ प्रोफेशन, क्योंकि प्रोफेशन में आपको मेंबरशिप लेना जरूरी होता है। इन दिस रिगार्ड वी विल बी कॉलिंग इट पार्टली अ प्रोफेशन। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, हर वो बंदा जो डॉक्टर बनने जा रहा है उसकी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। प्रथम, यू चेंज योर सीट, come here in the second line, come here. Ethical code of conduct, हर वो बंदा जो डॉक्टर बनने जा रहा है, he has to take a oath that interest of my patients will be at priority at every time. हर वो बंदा जो डिफेंस में जा रहा है, he has to take a oath every time my country's interest will be at priority. मतलब इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, उनको बताया जाता है डूज और डू नोट्स के बारे में, उनको क्या करना है जब वो इस प्रोफेशन में जाएंगे और क्या नहीं करना, ठीक है। मैनेजमेंट में ऐसा कोई इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में सिस्टम सारा चेंज हो गया है, क्योंकि जो बच्चे मैनेजमेंट को अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, वी यूज्ड टू टीच देम अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी यूज्ड टू टीच देम अबाउट बिजनेस एथिक्स। जब आपने अपनी +1 क्लास में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ लिया और कल को आप कहीं पे जाके किसी कंपनी के मैनेजर की पोस्ट पे जाते हैं, तो यू विल डेफिनेटली बी थिंकिंग यस, वी हैव टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी इन ऑर्डर टू गेटिंग नेम एंड फेम इन द सोसाइटी। एम आई राइट? तो ये वाला भी जो फीचर है 70 और 80% मैनेजमेंट पे आजकल के जमाने में अप्लाई होना शुरू हो गया है। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यू नो एथिक्स क्या है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। So what is right for a manager? Never manipulate with your customers. Never indulge yourself in black marketing. Never charge the high price than the MRP. You can be sued for it. They can file the case against you in the consumer forum. And about this you are aware of. When you are doing your +1 and +2 syllabus, so you are being aware. आपको अवेयर किया जा रहा है इसके बारे में। कल को अगर आपने जाके किसी बिजनेस एंटरप्रेन्योर को ओन करना है या उसके मैनेजर बनना है, तो यू नीड टू इंडल्ज इन सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। एम आई राइट? सो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी कुछ हद तक मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है। अगेन वी विल बी कंक्लूडिंग यस, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। डन। सर्विस मोटिव, मैंने इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में ही सर्विस मोटिव भी बता दिया। हर प्रोफेशन का सर्विस मोटिव होता है, कोई भी प्रोफेशन माइंड में ले लो, हर प्रोफेशन के पीछे कुछ ना कुछ सर्विस मोटिव होता है। तो क्या मैनेजमेंट में भी सर्विस मोटिव है? यस। कैन यू चीट द सर्विस सोसाइटी? कैन यू चीट द सोसाइटी? एक बार, 2 बार, तीसरी बार कौन खरीदेगा आपसे सामान? एंड योर पब्लिसिटी विल बी नेगेटिव इन द मार्केट। ठीक है, जिसने यूज किया है सामान उसको लगता है कि नहीं बढ़िया, दे विल
be telling others also. Like few days back we were discussing in the staff room that earlier DMart's product used to be very good, but now they are selling us the adulterated products and of inferior quality, but they are charging the high price. जब हम ग्रुप में बैठ के किसी भी सेलर के बारे में या रिटेलर या होलसेलर के बारे में ऐसे नेगेटिव बात यूज करते हैं या डिस्कस करते हैं और अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, सो इट इज व्हाट नेगेटिव पब्लिसिटी. ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि एक बार अगर कस्टमर आपसे खरीदेगा तो दोबारा नहीं आएगा और 10 लोगों को भी बताएगा इट्स नॉट गुड टू गो देयर. गेटिंग इट? तो सर्विस मोटिव का भी जो फीचर है हमारे मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है, क्योंकि मैनेजमेंट के फील्ड में मेरे मैनेजर्स सोसाइटी की वेलफेयर को इग्नोर नहीं करते. मेरे मैनेजर्स को सोसाइटी को साथ लेके चलने. व्हाई? Because your business house is a part and parcel of the society and you are extracting so many resources from the society. You used to take the money from the investors, you take labor from the society, whatever you manufacture that you sell to the society. How can you cheat the society? So आपको वो सर्विस मोटिव अपनी मैनेजमेंट में भी देखने को मिलता है. So we will be concluding yes, ये फीचर भी मेरा मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है, इसलिए मैनेजमेंट अनडाउटेडली प्रोफेशन है. ठीक है, all the 5 features are clear. So next confusion was related to centralization and decentralization, which I am taking from your chapter organizing. Done. Delegation के बाद लास्ट वाला टॉपिक वो बात करता है decentralization. हाँ जी बोलो. Most appropriate. Most appropriate क्या मतलब? तीनों ही हैं. Management is an art as well as science as well as profession. तीनों ही है, ऐसे नहीं डिमार्केशन नहीं कर सकते. ठीक है, आर्ट भी है, साइंस भी है और प्रोफेशन भी है. So I was writing decentralization. Some books they write it with Z, some books they write it with S. Pronunciation same है. Concentration of power in few hands or in one hand is named as centralization. When I delegate that power to the very next level, it is delegation. मतलब I should not use the word delegate. I should use the word dispersal of power to the very next level is named as delegation. Means जो top level ने अपनी कुछ power middle level को दी, middle level ने अपनी कुछ power lower level को दी, तो ये delegation. But once the power is being dispersed throughout the organization, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन में सबको बोल दिया आपने अपना काम जैसे करना है करो, हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए. मींस वी फिक्स द टारगेट ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट और उस डिपार्टमेंट को बोल दिया इतने दिनों के बाद हमें रिजल्ट चाहिए मेरे टेबल पे. वो क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन. एंड यू जस्ट कीप ओनली द इंपॉर्टेंट मैटर्स विद यू एज अ सीनियर, एज अ मैनेजर, एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी. आप कुछ जो इंपॉर्टेंट मैटर है वो अपने पास रखते हैं. मैं हमेशा अपनी इंडियन कंट्री के साथ इसे कंपेयर करती हूँ. आज भी मेरी गवर्नमेंट ने डिफेंस, न्यूक्लियर पावर और रेलवे अपने पास रखा है, बाकी सारा कुछ डिसेंट्रलाइज. स्टेट गवर्नमेंट जैसे मर्जी करे और प्राइवेटाइज कर दिया. दिस इज व्हाट वी कॉल डिसेंट्रलाइजेशन एज वेल एज सेंट्रलाइजेशन. न्यूक्लियर पावर मैं किसी प्राइवेट एजेंसी को देना अफोर्ड करती हूँ, डिफेंस का डिपार्टमेंट में किसी प्राइवेट एजेंसी को देना अफोर्ड करती हूँ एज अ कंट्री? No. So that they kept with them. Rest all the things they have privatized or they have given the authority to the state to take the decision. So this is what we call decentralization. Is it required in a public company? Business study मेरी +2 की हमेशा कंपनी से रिलेटेड है. सोल प्रोप्राइटर में डिसेंट्रलाइजेशन क्या करनी है? एक ही तो बंदा है, उसने किसको डिसेंट्रलाइज करना है? You are getting me? So whenever we do the business studies of my +1 class, we always refer a public limited company or large scale organizations. So is it required in a public limited company? Yes, it is required. क्यों? जब डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है तो मैं एक ढंग से अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रही हूँ. Yes, I believe in them. ठीक है. सेकेंडली, मैं अपने टॉप मैनेजमेंट का बर्डन भी तो रिलीव कर रही हूँ. जो टाइम मेरे टॉप मैनेजमेंट का रूटीन के काम करने में जाता था, अब वो नहीं जाया करेगा, क्योंकि रूटीन के काम आपने अपने वर्कर्स और सबऑर्डिनेट्स को करने को दे दिए हैं. आप वो अपना इंपॉर्टेंट टाइम फ्यूचर पॉलिसीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करोगे. और क्यों नहीं भरोसा आपको अपने एम्प्लॉयज पे? आप ही ने तो अपॉइंट किया है. जब आपको वो बेस्ट लगे थे तभी तो आपने अपॉइंट किया था. तो गिव देम द पावर ना, लेट देम टेक द डिसीजन. और डिसीजन क्विक कभी होगा, क्योंकि बार बार उन्हें अपने सीनियर से नहीं पूछना. दे आर द डिसीजन मेकर्स.